टीएस पेपर 2 गवर्नेंस और पॉलिटी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज इन दिनों मार्केट में चल रही है और वो ये है कि आर्टिकल 31C को लेकर के सुप्रीम कोर्ट फिलहाल के लिए अपने यहां पर सुनवाई कर रही है 9 जजेस की बेंच के साथ मिलकर के। यह एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइटल है कि आर्टिकल 31C क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या डिस्कस कर रही है, इसको समझें। उससे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं, फिर हम 31C पर पहुंचेंगे और पहुंच करके फिर आपको मसला समझाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। और जिनको भी थोड़ा बहुत, अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, आप में से कई बाल कलाकार ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें लिखने की आदत ना हो, और लिखने की आदत ना हो मैं कहना चाहूंगा कि देखो जिस स्पीड से मैं बोलता हुआ चलता हूं, उस बोलती हुई स्पीड में आपसे गुजारिश है कि आप लोग अपनी मर्जी से लिखते चला करें। मैं रुक कर लिखवा नहीं सकता, फिर तो मेरा सेशन 4 घंटे का हो जाएगा। मैं अपनी इतनी तेज मतलब वर्ड पर मिनट में बोलता जाता हूं। जिनको लिखना है जरूरत की चीजें वो लिखते चलें, बाकी ये सारा कंटेंट हम अपनी पाठशाला.com जो वेबसाइट है वहां पर भी डालते हैं, अपने टेलीग्राम पर जीके भाई अंकित अवस्थी सर पर भी डालते हैं। जहां से फुर्सत मिले लिख लें, लेकिन कोई भी क्लास बिना पेन पेपर के लेके ना बैठें। आइए थोड़ा सा बेसिक रिवीजन ऑफ पॉलिटी यहां पर कर लेते हैं सो दैट आप आज के टाइटल में इन हो सकें। मेरे प्यारे साथियों, भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय राजव्यवस्था के अंदर जो भाग 3 है, जिसे आप पार्ट 3 अंग्रेजी में कहते हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है। पार्ट 4 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, जिसे आप हिंदी में नीति निदेशक तत्व कहा गया है, इसका अध्ययन करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जिन्हें मूल अधिकार कहते हैं, कहा गया कि ये वो अधिकार हैं या फिर राज्य यानी स्टेट जिसकी डेफिनेशन आर्टिकल 12 में और आर्टिकल 36 में भारतीय संविधान में दी गई है। बोले स्टेट के द्वारा दी गई ये वो गारंटी हैं जो कि प्रत्येक भारतीय को उपलब्ध हैं, और अगर ये उपलब्ध नहीं होती हैं, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ही भारत के संविधान के अंदर स्थित है, और बोले अगर ये उपलब्ध नहीं होती हैं तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के राहत मांग सकते हो। मतलब एक प्रकार से ये समझिए कि ये भारत के नागरिकों को प्राप्त वो अधिकार हैं जिनकी ना पूर्ति होने पर आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के शिकायत कर सकते हैं। ठीक है साहब, यहां तक समझ में आया? ये सब लोगों को अच्छे से मालूम होता है। दूसरी एक चीज और मैं यहां पर बताना चाहता हूं, और वो है डीपीएसपी। डीपीएसपी बोले तो नीति निदेशक तत्व। देखिए इसकी फुल फॉर्म को अंग्रेजी में सुनिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द स्टेट पॉलिसी, यानी नीति निर्माण के लिए निर्देशक तत्व। नीति बोले तो पॉलिसी बनाने के लिए डायरेक्टिव्स। अगर कोई देश कोई पॉलिसी बना रहा है तो उसके लिए दिशा निर्देश वो कहां लिखे गए हैं? डीपीएसपी में लिखे गए हैं। आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में पार्ट 4 के अंदर जो जानकारी दी गई है उसे आप डीपीएसपी कहते हैं। बोले सर ये बेसिक जानकारी है, इसे क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज का जो सेशन है वो आर्टिकल 31A के बारे में बात करता है, और 31A यहां आता है यानी कि फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट अगर ब्रीच होता है तो आर्टिकल 32 उसे सुरक्षा देता है। फंडामेंटल राइट को लेकर के ही सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में 9 जजेस की बेंच बिठा करके डिस्कशन कर रही है। क्यों कर रही है अब उस पर मैं आता हूं। मेरे प्यारे साथियों, नीति निदेशक तत्वों के बारे में कहा गया, देखो ये तो है स्टेट के द्वारा सिटीजन को दी गई, भारत के जो नागरिक हैं और जो बाहर और नागरिक हैं, मतलब इस पर्सन्स को दी गई जानकारी कह सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट केवल सिटीजन को नहीं है, विदेशियों को भी हमने कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। अगर आप बताना चाहें तो 6 फंडामेंटल राइट है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अच्छा, अब सवाल यह बनता है कि जो हमारे डीपीएसपी हैं, उन डीपीएसपी में ऐसे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अब ये आप कहेंगे क्या बात बोल रहा है आदमी? जी हां, ऐसे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जिनकी गारंटी नहीं है। मतलब अगर पूरा ना हो तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। बोले आप कैसे कह सकते हो ये फंडामेंटल राइट है? मैंने कहा जिस प्रकार से ये भी स्टेट को ही दिए गए थे, ये भी स्टेट को दिए गए हैं कि नागरिकों को ये चीजें देना। नागरिकों को जो चीजें आप देना, इस बारे में जो डीपीएसपी में जानकारी दी गई है वो इस कंडीशन के साथ दी गई है कि जिस दिन भारत सक्षम होगा, किस आधार पर? पैसे के आधार पर, राजनीति के आधार पर, उस समय पर इनमें से भी कुछ चीजों को उठाकर फंडामेंटल राइट बनाया जाएगा। और ऐसा हुआ भी। भारत ने शिक्षा के अधिकार को डीपीएसपी से उठाकर के ही मूल अधिकार आर्टिकल 21A बनाया था।
ठीक है साहब, मैं इस डिटेल में अभी और नहीं जा रहा हूं, फिलहाल मुद्दे पर आता हूं। इस डीपीएसपी में एक आर्टिकल है जिसको नाम दिया गया है 39 नंबर आर्टिकल। आर्टिकल 39A और 39B वो आर्टिकल हैं जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा संसाधनों के संकेंद्रण को रोकता है। इसको अब दूसरे दिशा में लेकर चलते हैं। अब एक और पहलू है जिसे आप अभी चर्चा में ले लें। क्या पहलू है साथियों? जब भारत गुलाम था ना, गुलामी के दौरान हम लोग कई प्रकार की प्रथाओं को मानते थे। अंग्रेज हम लोगों को जब अपने अंडर में रखते थे तो हम पर शासन करने के लिए जमीन का बंटवारा उन्होंने जमींदारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा, इन सब के माध्यम से किया हुआ था। तो जमींदारी प्रथा जब भारत पर राज के दौरान अंग्रेजों ने काम में ली थी तो जमींदार नाम का एक ऐसा मिडिलमैन इंडिया में पैदा हो गया था जिसके पास भारत की बहुत बड़ी जमीन हुआ करती थी। अंग्रेजों को वो पैसा चुकाता और भारत के लोगों पर एक भारतीय व्यक्ति ही राज करता था। जमींदार जब बड़ी संख्या में बनने लगे तो बड़ी संख्या में बने जमींदारों ने भारत की लगभग बहुत बड़े भूभाग पर अपना कब्जा कर लिया। मुट्ठी भर लोगों के पास इतनी बड़ी जमीन और रहने वाले जितने नागरिक हैं उनके पास मिनिमम जमीन। तो ऐसी स्थिति में देश के लिए एक बड़ी चुनौती यह थी कि जो संपत्ति है जिसको कि जमींदारों ने अपने कब्जे में ले रखा है वो असल में जमींदारों की नहीं है, वो उन गरीबों की है जो खेती किया करते थे। लेकिन अंग्रेजी शासन में उनके पास वो चली गई थी। देश जब आजाद हुआ, भारत का जब संविधान बना, तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 31 में संपत्ति के अधिकार को भी मूल अधिकार उन जमींदारों ने डलवा दिया। क्यों? क्योंकि जो हमारी नई पार्लियामेंट बनकर आई थी, जो हमारा संविधान निर्माता सभा थी, उसमें भी बहुत सारे लोग पढ़े लिखे वकील और जमींदार संभ्रांत परिवार से ही आते थे। उन लोगों ने अपने हितों की सुरक्षा करते हुए भारत के संविधान के अंदर ही जमींदारी प्रथा कंटिन्यू रह जाए, या फिर यह कहिए कि उनकी जमीन उनके पास रह जाए, चाहे जमींदारी प्रथा ना रहे, जमीन उनके पास रह जाए, तो उसके लिए उन्होंने मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार भी डाल दिया। यह वही संपत्ति का मूल अधिकार है जिसे 78 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पूरी तरह से हटा करके पार्ट 12 में आर्टिकल 300A बना दिया गया और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार में कन्वर्ट कर दिया गया। उम्मीद है कि आप थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ रहे होंगे और जिन्हें ये सब बातें ऐसी लग रही हो कि सर पता नहीं क्या बोल रहे हो, कहां से आ रही हैं ये सारी चीजें, मैं फिर से सजेस्ट करूंगा, हमारी अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हमने कंप्लीट फाउंडेशन बैच दिया हुआ है जिसमें कि आपको प्रॉपर तरीके से इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री मेरे द्वारा कंप्लीट पढ़ाया हुआ रिकॉर्डेड बैच 1499 में उपलब्ध है। आप जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं। ब्रिलियंट बैच है, उसमें ये सारी बातें, फंडामेंटल राइट शायद उसमें 15 दिन तक पढ़ाए हैं मैंने, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या हुआ ना, देश आजाद तो हुआ लेकिन फंडामेंटल राइट अभी भी बचे थे। जैसे ही सरकार जनता के हित के लिए कोई कार्य करने निकलती, तुरंत प्रभाव से वो पैसे वाले लोग निकल आते और कहने लगते, सुप्रीम कोर्ट महोदय, हमको जमीन का अधिकार मिला है, इस जमीन के अधिकार का नाम है मूल अधिकार, और ये जमीन का जो संपत्ति का अधिकार है, अगर आप हमसे इसे छीनने के लिए सरकार को रोकेंगे नहीं तो ये तो जमीन पर मूल अधिकार मिला ही नहीं। मतलब अंग्रेजों के द्वारा जमींदार जो बनाए गए थे वो आजादी के बाद भी अपने मूल अधिकार के दम पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातें लेकर बैठ जाते। सरकार कुछ नहीं कर पाती, ना सड़क बना पाती, ना गरीबों में गरीब जनता में लैंड बांट पाती, ना कोई कॉलोनी काट पाती, ना कोई भी वन लगा पाती, ना कुछ भी नहीं, स्कूल को जमीन दे पाती, ना कॉलेज को जमीन दे पाती, क्योंकि सब जमीन तो जमींदार की। बोले ऐसे तो नहीं चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा तो हमने डीपीएसपी में एक कानून डाला हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि भौतिक संसाधनों का किसी व्यक्ति के पास संकेंद्रण नहीं होने देंगे, यानी कि संसाधन किसी एक व्यक्ति के पास केंद्रित ना रहे। हमने इस बात को ध्यान में रखकर, सरकार तो चलती थी इस चीज पर कि नीति निदेशक तत्वों को पारित कराया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो चलती है कानून के आधार पर, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 को अपना मतलब जन्म सिद्ध अधिकार मानती है। वो ये मानती है कि अगर आर्टिकल 32 है तो ही मेरा देश पर प्रभाव है, देश पर प्रभाव है तो अगर किसी के फंडामेंटल राइट प्रभावित होंगे तो मैं जाकर बीच में बैठ जाऊंगी। ये जो सुप्रीम कोर्ट की विचारधारा है, इसके चलते भारत सरकार, जो कि केंद्र सरकार रही हैं, जो डीपीएसपी के माध्यम से पॉलिसी लागू करना चाहती हैं, पॉलिसी निर्माता और सुप्रीम कोर्ट के बीच में खूब लड़ाइयां हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट हर बार ऐसी चीजों में अड़ंगा लगाने चला आया कि नहीं साहब, ये मूल अधिकार है, हम आपको इसे छीनने नहीं देंगे।
ये जितने भी मामले आप सुनते हैं, चाहे केशवानंद भारती मामला हो, गोलकनाथ मामला हो, मिनर्वा मिल मामला हो, बैंकों का नेशनलाइजेशन मामला हो, इन सब में जमीन का ही मुद्दा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। आ गई बात यहां तक समझ में? आज के सेशन में भी यही जमीन का मामला फिर से है। अब आप कहेंगे सर अब तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट बैठकर चर्चा कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि आर्टिकल 31A में एक लाइन डाल दी गई थी और वो ये डाल दिया गया था कि जब भी भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा 39A और B की पालना में धन के संकेंद्रण को रोकने के लिए जमीन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर उसका सरकारी उपयोग होगा, तो आर्टिकल 14 और 19 के हवाले से कोई यह नहीं कहेगा कि हाय राम मेरे मूल अधिकार बचाओ। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हाल ही में शरण ली हुई है एक 32 साल पुराने मामले में। आइए अब आपको मामले की तरफ लेकर चलते हैं। मामला है वर्ष 1992 का, और भी 1992 में तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, आज उसको 32 साल हो गए, यूं समझिए आप। 32 साल से एक मामला चल रहा है और उस मामले में क्या है कहानी, अब मैं आपको वो लेकर चलता हूं। मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में भारत के जो सीजेआई हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब, वो 9 जजेस की बेंच के साथ, ये जो 9 जजेस की बेंच है, इनके साथ बैठकर इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं कि भाई 14, 19, 31A, 39A और B ये सब क्या तरीके से बैलेंस किए जाएं। डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट की लड़ाई में फाइनली किसे जिताया जाए, फंडामेंटल राइट को जिताया जाए या फिर डीपीएसपी को जिताया जाए। ठीक है साहब, आइए थोड़ा सा आगे लेते हैं। केस क्या है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है? केस है रीडिस्ट्रीब्यूट प्राइवेट ऑन्ड प्रॉपर्टी। रीडिस्ट्रीब्यूट प्राइवेट ऑन्ड प्रॉपर्टी यानी कि आपके और मेरे पास में जमीन है, उस जमीन को लेकर लोगों में बांटने का मामला है। मान लीजिए कि आज एक कॉलोनी है, 150 लोग उस कॉलोनी में रहते हैं। सरकार एक फैसला करती है, उस कॉलोनी की जमीन को कब्जे में लेती है और लोगों में वापस बांट देती है, किसी और में बांट देती है। आप सोचकर देखिए, आप जिस कॉलोनी में रहते हो उस कॉलोनी के अंदर आपको अचानक पता चलता है कि साहब मेरी प्रॉपर्टी पर भारत सरकार का कोई फैसला आया हुआ है। आप तो कह रहे हैं कि मैं पट्टा लेके बैठा हुआ हूं, मेरे पास जमीन का पट्टा है, लीज है, सब है, लेकिन अचानक भारत सरकार को ख्याल आता है कि यार ये जगह गड़बड़ है, एक काम करो इस जमीन को लो। बोले क्यों लो? बोले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। बोले तो बोले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, इस जमीन को उठाओ और इस जमीन को उठा करके इसको रिनोवेट कर दो, क्योंकि ये बड़ा बेकार सा लग रहा है, झुग्गी झोंपड़ी टाइप की जगह लग रही है, इसको हटाओ यहां से, ये थोड़ा दिख अच्छा नहीं रहा। तो बोले इसको हटा करके और इस जगह अब बहुत खूबसूरत सी जगह बनाएंगे इस जगह को, और जो लोग यहां रहते हैं इनको कहीं और जगह दे दो। अब भाई साहब आपने दूसरे की जमीन जो कि उसकी पर्सनल जमीन थी उस पर कब्जा कर लिया। तो एक बात बताओ ना, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ये तो समझ में आया था, लेकिन यह कैसा अधिकार हुआ कि मेरे तो आपने जीने का अधिकार छीन लिया। मैं कहीं रह रहा हूं, मैं कोई बहुत बड़ा लैंड होल्डर नहीं हूं, छोटा सा घर बना के रह रहा हूं, उस छोटे से घर को भी सरकारी नीतियों के तहत बोले हटा दो इसको, फिर तो किसी को पट्टा देने का, रजिस्ट्री कराने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आप पूछेंगे कि यह मामला आया कैसे, तो आइए मैं अब आपको एक मामला बताता हूं। असल में महाराष्ट्र के अंदर, बॉम्बे की कहानी है, महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976, जिसके तहत कुछ प्रॉपर्टीज को सीज किया गया था। अब यह कहां का मामला है जरा ध्यान से सुनिएगा। असल में महाराष्ट्र के अंदर, जैसे जयपुर के अंदर जयपुर डेवलपमेंट प्राधिकरण है, जयपुर विकास प्राधिकरण, लखनऊ के अंदर लखनऊ विकास प्राधिकरण है, ऐसे ही मुंबई के अंदर महाराष्ट्र विकास प्राधिकरण है, माडा के नाम से उसे जाना जाता है, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट माडा। अब ये जो माडा है ना, इसने कुछ एक मामला ऐसा किया कि महाराष्ट्र में एक बिल्डिंग थी और वो बिल्डिंग बहुत ही जर्जर हालत में थी, कुछ इस तरह की बिल्डिंग थी। आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इस बिल्डिंग के 70% लोग ऐसे थे जो कि इसके लिए जो जरूरी रिनोवेशन का पैसा है वो भी नहीं देते थे। अच्छा, अब ये रिनोवेशन का पैसा क्यों दे? असल में महाराष्ट्र के अंदर एक कानून जो माडा एक्ट है उसके अंदर एक पॉइंट डाला हुआ था, और वो पॉइंट ये था कि जो भी लोग इस कॉलोनी में रहते हैं या फिर महाराष्ट्र के अंदर अपनी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा करके रह रहे हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी के विकास के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए एक उपकर टैक्स के रूप में पे करते होंगे, सेस पे करते होंगे।
लेकिन इस केस में क्या हो रहा था कि 70% लोग अपना पैसा दे ही नहीं रहे थे, चुका ही नहीं रहे थे। महाराष्ट्र सरकार ने इस पुरानी बिल्डिंग में, जिसमें कि लोग पैसा नहीं चुका रहे थे, जर्जर हालत में देखकर कहा कि भाई किराएदारों, आप इसमें से हटो, और इसमें से हट करके आप लोगों को एक बेहतरीन प्रॉपर्टी बनाकर वापस से देते हैं। यहां पर असल में मामला क्या था? कब्जे का मामला था, किराएदार वर्सेस मालिक का मामला था। भारत के अंदर कहा जाता है कि एक लंबे समय तक अगर किराएदार रह रहा है किसी बिल्डिंग में, तो वो उस पर भविष्य में कब्जे का अधिकारी हो सकता है। फिर आपकी जिम्मेदारी है कि ये प्रूव करें कि ये किराएदार है, वो रहा है। कब्जा हमारे यहां प्राथमिकता माना जाता है, ये लॉ का विषय है, कभी और इस पर डील करेंगे। फिलहाल के लिए ये समझिए कि यहां पर बहुत से किराएदार ऐसे थे जो बहुत कम पैसा देके रह रहे थे और वो जगह खाली ही नहीं करना चाहते थे। और जो मकान मालिक लोग थे, जिनका कब्जा हो रखा, जिन पर कब्जा हो रखा था, मतलब जिनके घरों पर किराएदार कब्जा करके बैठे थे, वो सरकार से कहने लगे कि हम लिख कर देते हैं आपको कि आप हमारी जगह ले लो और इस जगह को आप खत्म करके कुछ नया बनाकर हमें दे दो। यह मामला बहुत पुराना है, मतलब सोचिए 30-32 साल पुराना मामला है, वो आज फिर से चर्चा में आ रहा है। इतने दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट बैठा है। आप कहेंगे क्या बात है? आम आदमी और खास आदमी में संभवतः यही सबसे बड़ा अंतर है। आम आदमी का केस, ना जाने कितने लोग इस केस के अंदर जो होंगे वो अब तक मर गए होंगे, और खास आदमी भारत में होने का मतलब है सीएम होना। अगर आप सीएम है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई करता है और तत्काल प्रभाव से राहत देता है। भारत में जो कानून की समानता है ना, समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, उसमें यह बात कही तो जाती है कि यहां पर आम और खास बराबर हैं। आर्टिकल 14 लागू होता है। आर्टिकल 14 को लागू होते हुए ही ये लोग देखना चाहते हैं कि सर समानता हम पर भी दिखाइए और हमारे बारे में भी काम करिए। तो यहां पर हो क्या रहा है, तो अब सुनिए साहब। तो आपके सामने ये सारा मामला मैंने बताया कि 1991 में बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने ये मामला गया। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि साहब हम इस जमीन को इसलिए ले सकते हैं क्योंकि आर्टिकल 39A और 39B में यह बात लिखी गई है। क्या लिखी गई है? कि जिस जमीन के ऊपर, जिस जगह का संसाधनों का बंटवारा करने का अधिकार हमें हो, हम उसका बंटवारा कर सकते हैं। तो अब हाईकोर्ट इस बात को सुना, बॉम्बे हाईकोर्ट, कि यार बात तो आप भी सही कह रहे हो, माडा के अंदर अगर कोई संपत्ति को लिया जाए तो जैसे जमींदारों की संपत्ति ली जाती थी, ऐसे तो सोसाइटी की भी जमीन ली जा सकती है, तो आप ले लो। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1991 में माडा को, यानी कि महाराष्ट्र की जो अथॉरिटी है, उसको ये परमिशन दे दी कि हाँ ठीक है, ले लो यार, कर लो जो फैसले करने हैं आप लोग। लेकिन जनता इस बात को लेकर 1992 में सुप्रीम कोर्ट चली गई। 32 साल बाद, यानी 1991 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जब माडा को परमिशन दी कि आप ये जमीन ले लो, तो ये लोग बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट भागे और सुप्रीम कोर्ट 32 साल बाद अब जागा है। अब जागा है तो कैसे जागा है? असल मायने में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए याचिकाकर्ताओं ने याचिका लगाई कि सर प्राइवेट प्रॉपर्टी पर किसी समुदाय या संगठन का जो हक है, इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे आप यह कह पाएंगे कि यह आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 मेरे जीने का अधिकार, मेरे घूमने का अधिकार, आर्टिकल 21 मेरी समानता का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार, इन सब अधिकारों को आपका यह कानून वायलेट नहीं कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट जब यह मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मामले को सुना। पहले 3 सदस्यों वाली बेंच ने सुना और उसे 7 सदस्यों वाली पीठ की सुनवाई के लिए भेज दिया। 3 जजेस की बेंच ने 5 जजेस की बेंच को भेजा। 2001 में 7 जजेस की बेंच को भेजा। यानी कि इस मामले पर जब कानून का प्रश्न आ गया, देखिए जब भी डीपीएसपी यानी 39AB की लड़ाई आर्टिकल मूल अधिकारों से हो रही हो, तो इनकी लड़ाइयों में ये मामले धीरे धीरे और बड़ी बेंच को भेज दिए जाते हैं कि यार यहां पर कानून आपस में लड़ रहे हैं। एक कानून कह रहा है कि संसाधनों पर सरकार का हक है, एक कानून कह रहा है कि मेरी निजता का क्या, मेरे कानून का क्या, मेरी समानता का क्या, मेरी फ्रीडम का क्या। तो बोले ऐसी स्थिति में यहां 2 कानून लड़ाई लड़ रहे हैं और दोनों कानूनों को लड़ाने में 31A बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि 31A ने ही कह रखा है कि 39A और B की पालना में कोई भी मूल अधिकार आड़े नहीं आएगा, यानी कि 14 और 19 को अवॉइड कर दिया जाएगा। 31A को ही आधार मान करके यहां पर माडा के द्वारा, 31C को ही आधार मानकर यहां पर माडा ने जनता की प्रॉपर्टी को अपने पास लेने का निर्णय ले लिया है। तो साहब 31C की ही प्रासंगिकता पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। साहब 7 जजेस की बेंच पर 2007 में यह मामला पहुंच गया। 2002 में यह 9 जजेस की बेंच के पास पहुंच गया। अब सोचो 2002 के बाद 22 साल बीत गए।
22 साल बाद जाकर के अब यहां पर 9 जजेस की जगह, 9 जजेस की बेंच को भेजा गया। अब जाकर 9 जजेस की बेंच ने 23 अप्रैल से सुनवाई शुरू की है। मतलब सोचो 32 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी 1992 में, उस पर 10 साल बाद यह फैसला हुआ था कि यह 9 जजेस की बेंच तक जाएगी। वो 9 जजेस की बेंच अब 22 साल बाद जाकर बैठी है अप्रैल 23 को। क्यों बैठी है? अब यह क्या चर्चा करेगी कि 31A सही है कि नहीं। और 31A क्या है, फिर से मैं बता दूं, 14-19 की लड़ाई है। किसके साथ? 39A और B के साथ। ये क्या है? ये DPSP हैं। और ये क्या है? ये फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट वर्सेस DPSP की लड़ाई है, जिसको कि 31A ने कहा हुआ है। क्या कहा हुआ है? 31A में, जो कि 31A कब डाला गया था? 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1971 में डाला गया था। और यह कहा गया था कि 39A और B की पालना में 14 और 19 आड़े नहीं आएंगे। अर्थात DPSP जीतेगा जब भी 31A के अंदर बात आ जाएगी। यानी फंडामेंटल राइट वर्सेस DPSP की जब भी लड़ाई होगी और 31A में इस मामले को डाल दिया जाएगा, तो यहां पर फंडामेंटल राइट हारेंगे और नीति निदेशक तत्व जीतेंगे, यानी सरकार जीतेगी और व्यक्ति जिसके अधिकारों की बात हो रही है वो हारेगा। तो माडा के तहत जो पुनर्निर्माण करवाने का काम चल रहा था, जिसकी विशेष धारा को लेकर यह काम किया जा रहा था, इसके खिलाफ जमीन के मालिकों ने अपनी तरफ से याचिका दायर कर दी थी। ठीक है साहब। आर्टिकल 31 क्या है? तो मैंने आर्टिकल 31 के बारे में बता दिया। पहले यह संपत्ति का अधिकार हुआ करता था 1978 में। 31 न देखो, आर्टिकल में समझना, 31 अलग है, 31A अलग है भाई, कंफ्यूज मत होना। 31B अलग है, 31C अलग है, ये सब अलग अलग आर्टिकल हैं। 31 को हटा करके 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाकर आर्टिकल 300A बना दिया गया था। ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 31A और 31B को शामिल किया गया था और 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 31C को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो 31C क्या है, मैं फिर से पढ़ के दिखा दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 31C कहता है, मैंने आपको यहां पर भी लिख कर दिया है, देखिए क्या कहा था मैंने अभी कि 39A और B की पालना में 14 और 19 को नहीं सुना जाएगा। देखिए क्या लिखा गया है यहां पर, ध्यान से देखेंगे। मैं A और B गलत बोल रहा हूं, माफी चाहूंगा। 39B और C है, 39A नहीं, 39B और C की पालना है। करेक्ट कर लीजिएगा, पिछली जगह भी जहां मैंने बोला B और C के बारे में बोला है, ठीक है ना। 39B और C की पालना में लिखा है 31C के अंदर लिखा गया है, द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सर्व द कॉमन गुड्स and the wealth and means of production are not concentrated to the common detriments। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ आसान भाषा में कि जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका किसी एक व्यक्ति के पास संकेंद्रण ना हो, उनका बंटवारा करने के लिए राज्य कार्य करे। एज पर 31C द पर्टिकुलर डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 39B और 39C cannot be challenged by invoking the right of equality यानी आर्टिकल 14 और राइट अंडर आर्टिकल 19। बोले इन दो को ध्यान में रखकर 39B और C के तहत लिए गए फैसलों को चैलेंज नहीं किया जाएगा। मैं यहां पर हल्का सा करेक्ट करा दूं, मैं बार बार यहां पर A और B बोल रहा था बार बार, ये 39B और C है भाई, करेक्ट कर लीजिएगा, इसके लिए माफी चाहता हूं मैं, है ना। जिन्होंने लिख भी लिया हो वो करेक्ट कर लीजिएगा। 39B और C है, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूं, 31A में क्या कहा गया, सॉरी 31, वो क्या बोलने में ए बार बार भूल जाता है। ये 31C को भी मैं बहुत बार 31A बोल रहा हूं, यहां 31C का मामला चल रहा है, ठीक है ना। वो बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे थे क्योंकि अपन टेलीप्रॉम्प्टर लगा के तो बोल नहीं रहे हैं कि जो चीज लिखी हुई होगी वही बोलेंगे रवीश कुमार की तरह। अपन को जो है वो पढ़ा लिखा जो याद है वो बोलना होता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो टीचर की तरफ से पहले ये बोला जा रहा है कि कंटेंट जो लिख के दिया जा रहा है वो सही दिया जा रहा है, नंबर एक। नंबर दूसरा, अगर मैं कुछ गलत बोल भी दे रहा हूं यहां से तो मैं आपको उसके बारे में बीच में रिवाइंड भी कर दे रहा हूं कि यहां गड़बड़ हो गई है, ठीक है। चलिए फिर से आइए। एज पर आर्टिकल 31C दीज पर्टिकुलर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, 31C क्या कह रहा है मूल अधिकार में होते हुए कि 39B और C को चैलेंज नहीं किया जा सकता। हालांकि ये DPSP है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको इनिशियली जब बताया था तो क्या कहा था, आर्टिकल 32 मूल अधिकारों को यह ताकत देता है कि अगर आपके मूल अधिकार कर्टेल हो रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। लेकिन
अगर 39B और C से आपके मूल अधिकार कर्टेल होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। यह बहुत बड़ी लाइन है 31C में, आप इसकी गहराई को समझिए। यह इतना गहरा है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम कर रहा है। भाई साहब 31C के अंदर तो एक लाइन ऐसी डाल दी गई थी 42वें संविधान संशोधन के बाद कि कोई भी कानून, नन ऑफ द लॉ कैन चैलेंज दिस लाइन। ये तो भाई साहब बाद में मिनर्वा मिल केस जब हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लाइन हटाओ कि नन ऑफ द लॉ, कोई भी कानून ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, हम चेक करेंगे, हमारे पास से आप ये अधिकार नहीं छीन सकते कि हम सुप्रीम कोर्ट होने के नाम पर कानून को चेक नहीं कर सकते। ये मत कहिए आप। जुडिशियल रिव्यू का अधिकार बेसिक फंडामेंटल राइट है, मतलब वो है, बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान की, आप इसको मत चैलेंज करिए। तो 31C में आप सोचिए कि लिखित में यह है कि यह वो जगह है जहां पर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में डीपीएसपी जीतता है ना। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 जो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जिसकी बात करता है, कहता है कि व्यक्ति के जो अधिकार हैं वो भारत के कानून के समक्ष समान हैं और कानूनों में समान संरक्षण है, उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। तो सोचिए, अगर आपके कानूनी अधिकार, जमीन को लेकर आपके कानूनी अधिकार हैं, आर्टिकल 14 में कहा हुआ है कि आपको आपके कानूनी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, उसके बावजूद भी आपको कानूनी अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। यह आर्टिकल 31C कहता है। जहां आर्टिकल 14 आपको यह कहता है कानून के समान समक्ष सम समान है और कानून के समान संरक्षण की बात करता है, उसके बावजूद भी आपको उनसे वंचित किया जा सकता है। आर्टिकल 14 को यह चैलेंज करता है। और आर्टिकल 19 जिसके तहत आपको तमाम प्रकार की स्वतंत्रताएं, जिसमें घूमने फिरने रहने की स्वतंत्रता, कहीं भी जाकर के बसने की स्वतंत्रता। सोचिए कि अभी जो आर्टिकल 19 का अधिकार जिसको लेकर के ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं वो निवास का अधिकार ही तो है। वो कह रहे हैं कि सर मेरा निवास है वहां पर, आप उसे तोड़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार कह रही है, और सरकार 32 साल पुराने मामले को लड़ रही है, क्या कह रही है कि सर कोई भी गलत बात नहीं है। क्यों? क्योंकि 31C में कहा हुआ है कि 19 का अधिकार लेने के लिए लड़ नहीं सकते आप। कुछ बात समझ में आई? अगर बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप करना, मैंने तो मेरा पूरा खून जला दिया है। आपके दिमाग में कुछ घुसा हो तो बताना भाई, हैं? तो 39B क्या है? 39B एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो सरकार के ऊपर ये मतलब ऑब्लिगेशन डालता है कि जो भी संसाधन हैं उन पर मतलब किसी एक व्यक्ति का कंट्रोल ना हो, संसाधन एक जगह ना रहे, संसाधन डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से रहने चाहिए। ऐसे ही 39C कहता है कि प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड टू द कॉमन डिटर, मतलब सार दोनों का एक ही निकल कर आता है। ठीक है साहब, तो यह बात मैंने आपको बता दी है, बहुत पर अच्छे तरीके से मैंने आपको यह कहानी समझा दी। अब क्यों बहस हो रही है वो बता दिया, बाकी तो सब डीपीएसपी हैं, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की बेसिक जानकारी वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इस पर जब सुनवाई हो जाएगी तब आपको डिटेल में बाकी बताया जाएगा। फिलहाल इससे रिलेटेड एक सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, आप जाकर के इसे देख सकते हैं। आपको ये प्रैक्टिस सेट के साथ मिल जाएगा, विद जवाब हमने यहां पर डाल दी। और जीए फाउंडेशन बैच वहां पर उपलब्ध है, जाकर का उसका लाभ लें। और मेरा पढ़ाया हुआ जो जीए फाउंडेशन है उसके कंप्लीट नोट्स लाइन टू लाइन मात्र 1999 में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपके लिए अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। आप वहां से उनका ऑर्डर कर सकते हैं। विद इन 7 डेज आपको डिलीवर कर दिया जाता है। इनको आप सुनिश्चित करें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।